तो हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग उत्परिवर्तन यानी कि म्यूटेशन के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको बड़ी आसानी से सिद्धांत सहित देने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में अंत तक जरूर से बने रहिएगा। तो चलिए बच्चों, अब हम बिना किसी समय गंवाए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि उत्परिवर्तन क्या होता है, यानी कि म्यूटेशन को हम लोग परिभाषा सहित समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद बच्चों, हम लोग उत्परिवर्तन के कुछ सिद्धांत होते हैं उनके बारे में जानकारी लेने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम उत्परिवर्तन क्या होता है इसको हम लोग परिभाषा सहित समझने का प्रयास करते हैं। आप भी यहाँ पर समझने का क्या करेंगे बच्चों, प्रयास करेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर क्या लिखा गया है, जीवों के लक्षणों में आकस्मिक रूप से होने वाली वंशगत विभिन्नताएं ही क्या कहलाती है बच्चों, उत्परिवर्तन कहलाती है। तो अब बच्चों, हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं कि यह क्या बोला गया है। तो देख सकते हैं, जीवों के लक्षणों में, जीवों में कई प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं। तो जीवों के लक्षणों में आकस्मिक रूप से यानी कि बच्चों क्रमिक रूप से होने वाली वंशगत यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी होने वाली विभिन्नताएं ही क्या कहलाती है बच्चों, उत्परिवर्तन यानी कि म्यूटेशन कहलाती है। तो बच्चों, हम लोग इसको और भी आसानी से समझने का प्रयास करते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर, जीवों के आनुवंशिक पदार्थ है या जीन और इससे संबंधित गुणसूत्रों में होने वाला सभी प्रकार के परिवर्तन ही क्या कहलाती है बच्चों, उत्परिवर्तन कहलाती है यानी कि म्यूटेशन कहलाती है। तो अभी हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो देख सकते हैं बच्चों, जीवों के आनुवंशिक पदार्थ। तो बच्चों, अब जीवों में आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है, तो डीएनए को ही क्या कहा जाता है बच्चों, आनुवंशिक पदार्थ कहा जाता है। और डीएनए में ही क्या उपस्थित होता है बच्चों, जीन उपस्थित होता है। बच्चों, अगर आपको जीन के बारे में जानकारी नहीं है तो मैं इस पर वीडियो बना चुका हूं, आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं, या फिर मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से उसको समझ सकते हैं। आगे देख सकते हैं बच्चों, जीवों के आनुवंशिक पदार्थ यानी कि डीएनए या जीन और इससे संबंधित गुणसूत्रों में होने वाले सभी प्रकार के क्या बच्चों, परिवर्तन ही क्या कहलाते हैं, उत्परिवर्तन कहलाते हैं। यानी कि बच्चों, जो जीवों के आनुवंशिक पदार्थ होते हैं, डीएनए होते हैं, जीन होते हैं, गुणसूत्र होते हैं, उनमें होने वाली सभी प्रकार के परिवर्तन को ही उत्परिवर्तन या फिर म्यूटेशन कहते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार से हमने उत्परिवर्तन यानी कि म्यूटेशन को समझ लिया है। अब हम लोग उत्परिवर्तन के कुछ सिद्धांत हैं उनके बारे में जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले देख सकते हैं बच्चों, हम लोग यहाँ पर उत्परिवर्तन निश्चित नहीं होता है, यानी कि बच्चों यह जो म्यूटेशन की क्रिया होती है, उत्परिवर्तन होता है, वह निश्चित नहीं होता है। यह हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। और देख सकते हैं आगे, ये लाभदायक हानिकारक हो सकते हैं, यानी कि बच्चों यह जो उत्परिवर्तन होता है वह लाभदायक भी हो सकता है और हानिकारक भी हो सकता है। आगे देख सकते हैं, इसके कारण अंग पूर्ण रूप से विकसित या विलुप्त हो सकते हैं। यानी कि बच्चों क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, समझने का प्रयास करेंगे। जो उत्परिवर्तन की क्रिया होती है वह लाभदायक भी हो सकता है और हानिकारक भी हो सकता है। अब लाभदायक किस प्रकार से, तो देख सकते हैं, इसके कारण अंग पूर्ण रूप से विकसित यानी कि अंगों का पूर्ण रूप से विकास हो जाता है, अंग पूरे तरीके से मैच्योर हो जाते हैं। या फिर हानिकारक यानी कि विलुप्त हो जाते हैं, यानी कि बच्चों वह समाप्त हो सकता है। आगे देख सकते हैं बच्चों, दूसरा, जीवधारियों में उत्परिवर्तन की प्रकृति प्राकृतिक होती है, यानी कि बच्चों जो जीवधारी होते हैं उनमें यह उत्परिवर्तन की प्रवृत्ति, उत्परिवर्तन की जो प्रवृत्ति होती है वह प्राकृतिक रूप से होती है, नेचुरल रूप से होती है। और देख सकते हैं, इसकी दर भिन्न भिन्न समय में भिन्न भिन्न हो सकता है। यानी कि बच्चों क्या कहा गया यहाँ पर, समझ सकते हैं, इसकी जो दर होती है, उत्परिवर्तन होने की जो दर होती है, जो समय होती है, वह भिन्न भिन्न समय में भिन्न भिन्न हो सकती है। इनके होने का कोई निश्चित समय नहीं होता है, यह अलग अलग समय के लिए अलग अलग हो सकती है। आगे देख सकते हैं, तीसरा, इसका कोई नियत समय नहीं होता है। जैसा कि बच्चों अभी हमने बताया
कि इसका जो भिन्न भिन्न समय में भिन्न भिन्न हो सकती है, इसका निश्चित समय नहीं हो सकता है। तो यही यहाँ पर बोला गया है, इसका कोई नियत समय नहीं होता है, यह कभी भी हो सकता है। यानी कि बच्चों जो म्यूटेशन की क्रिया है, जो उत्परिवर्तन की क्रिया है, उसका एक नियत समय नहीं होता है, निश्चित समय नहीं होता है, यह कभी भी हो सकता है या फिर भिन्न भिन्न समय के लिए भिन्न भिन्न हो सकती है। चौथा देख सकते हैं, जाति का पहला सदस्य जिसमें उत्परिवर्तन का लक्षण प्रदर्शित होता है वह उत्परिवर्ती कहलाता है। यानी कि बच्चों देख सकते हैं क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, जाति का पहला सदस्य जिसमें उत्परिवर्तन का लक्षण प्रदर्शित होता है वह क्या कहलाता है बच्चों, उत्परिवर्तित, यानी कि म्यूटेंट कहलाता है बच्चों। यह क्या कहलाता है, म्यूटेंट कहलाता है बच्चों, यानी कि यह उत्परिवर्ती कहलाता है। देख सकते हैं यहाँ पर, जो जाति का पहला सदस्य होता है जिसमें उत्परिवर्तन का जो लक्षण दिखाई देता है वह म्यूटेंट या फिर उत्परिवर्ती कहलाता है। तो बच्चों इस प्रकार हमने बड़ी ही आसानी से उत्परिवर्तन यानी कि म्यूटेंट को परिभाषा सही समझ लिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बच्चों आशा करता हूं कि यह टॉपिक आपको जरूर से समझ में आया होगा और ऐसे ही और इम्पोर्टेंट टॉपिक के लिए मेरे इस चैनल में बने रहिएगा। अगर आप इस चैनल में नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को दबाकर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको सबसे पहले मेरी ऐसी ही अच्छे इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक ही पहुँचती रहे। तो बच्चों अगर आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।